नमस्कार सभी को। मैं आकाश, सफ़ेद शेर की धरती रीवा से आप सभी का आपके अपने मंच साहित्य के पंचरत्न में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मंच की अगली कड़ी में मैं आप सबके बीच लेकर के प्रस्तुत हूं जैनंद जी की कहानी अपना अपना भाग्य। तो कहानी पर चलें उससे पहले कहानी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और फिर कहानी के अंत में महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। चलिए, तो कहानी है अपना अपना भाग्य। और कहानी का उद्देश्य आज के समाज में जो व्याप्त स्वार्थपरकता और संवेदन शून्यता और आर्थिक विषमता को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और आज के समाज में परोपकारिता का अभाव हो गया है। निर्धन की सहायता करने की अपेक्षा सब उसे अपना अपना भाग्य कहकर मुक्ति पा लेते हैं और कोई अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से बचना चाहता है। हर कोई मतलब अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से क्या करता है, भागता है और बचना चाहता है। किसी को अन्य के दुख से कुछ लेना देना नहीं होता। इस कहानी में बड़े ही मार्मिक ढंग से लेखक ने एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है जो कि भूख और ठंड के कारण दम तोड़ देता है और मृत्यु को उसका भाग्य मान लिया जाता है। तो कुछ यही कहानी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ के जानेंगे जो अपने नेट के पाठ्यक्रम में कहानी लगी है जैनंद जी की अपना अपना भाग्य। तो कहानी के पात्रों से पहले हम रूबरू हो लें, फिर चलते हैं कहानी की ओर। कहानी के पात्र को देखें तो पहले बालक है जो कि कहानी का मुख्य पात्र होता है। 10 वर्षीय बालक सहज निश्चल स्वभाव का है। वह गरीब है पर अत्यंत स्वाभिमानी एवं मेहनती है। दूसरे पात्र इसमें स्वयं लेखक हैं और लेखक कहानी का पात्र है वह दार्शनिक स्वभाव का उदासीन बुद्धिजीवी है जो केवल घटना पर तटस्थ टिप्पणी करता है। उनके मन में बालक की करुण स्थिति के लिए दया नहीं उभरती। और लेखक के मित्र तीसरे पात्र में जाते हैं और मित्र जो हैं तो भावुक स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनके हृदय में सहानुभूति है। वे परोपकारी और परसहायक भी हैं। वे लेखक की तरह ही एक उदासीन बुद्धिजीवी हैं पर लेखक की अपेक्षा अधिक सक्रिय हैं। तो चलिए, ये कुछ कहानी के बारे में संक्षिप्त चर्चा थी। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है, बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलों वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने पर प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकस्त एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर मारपीट गाली गलौच भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता ना थी, बीते हुए ख्याल ना था। बीते का जो ख्याल होता है वो नहीं था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका ना ओर ना छोर था। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था,
कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे, मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। वहाँ अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़ों पर भी बैठ सकती थी और घोड़ों के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो, तीन तीन, चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोकलाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक नमूना, अगर इसके साथ ही बात करें तो भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरूच खुरूच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दास पुरुषोत्तम भी थे। अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी वहां थे जो नेटिव को देखकर मुंह फेर लेते थे, अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। एक इसके बारे में बात हो रही है तो अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम के बारे में। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। वहीं हम वहीं के वहीं बैठे थे, लेखक वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और शून्य पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद
सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी ना देखा था। वह टप टप टपक कर रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। वह बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे, यानी भीग गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। अब मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा और गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था। और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाजा न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। हम उस चूते कुहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह जरा बैठना न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह ना जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला है ना पिछला है, ना दायां है ना बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। बोल रहे हैं लेखक कि पास ही की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में जब उसे देखा तो कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें ना देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब, और ना बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा।
यूं ही सो जाएगा? हाँ, कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं? हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए। आपको नौकरी की जरूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए, कहीं से ले, कहीं से लो, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी? जी, बस खूब है। ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, माने क्या खाक आप भी। जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं? सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सब पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पर वह लड़का जो है तो होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ ठीक। हाँ, ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्ठी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई कहो।
दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसे यानी उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य है। तो ये कहानी थी अपना अपना भाग्य, और इस कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र जी। कहानी बहुत ही मार्मिक है। कहानी हमें सीख देती है कि हम जीवन में अपने स्वार्थपरकता और संवेदन शून्यता से उठ करके और आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए भी जो गरीब हैं उनकी मदद करें, ना कि सोचते रहें। कहानी के लेखक के परिचय की बात करें अगर, तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध और मनोवैज्ञानिक कथाकार जैनेंद्र जी उपन्यासकार भी रहे, निबंध भी लिखे। और जैनेंद्र कुमार जी का जन्म जो है तो 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कौडियागंज नामक गांव है, वहां हुआ था। इनके बचपन का नाम आनंदीलाल था और उच्च शिक्षा इनकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। और सन 1921 में इन्होंने पढ़ाई छोड़ करके असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिए और ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया उस दौरान। और इन्होंने छूटने के कुछ ही समय बाद कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। और उन कहानियों का जो संग्रह हमारे सामने आता है, तो उन कहानियों का संग्रह फांसी है, जो कि पहला कहानी संग्रह है 1929 ईस्वी में, वातायन 1930 ईस्वी में, और नीलम देश की राजकन्या का समय 1933 ईस्वी में, एक रात 1934 ईस्वी में, दो चिड़िया 1935 ईस्वी में, पाजेब 1942 ईस्वी में, जय संधि 1949 ईस्वी में, तथा जैनेंद्र की कहानियाँ 7 भाग इत्यादि इनके कहानी संग्रह हैं। अब ये जैनेंद्र जी का परिचय था। अब बात करें इस कहानी के संदर्भ में, तो जैनेंद्र जी जो है तो बहुत ही मार्मिक ढंग से इस कहानी को अपने लेखनी से उकेरे हैं। और ये कहानी नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। अब कहानी के बाद हम आते हैं अपने मंच की ओर, और मंच की कुछ जानकारी आप सबसे साझा करना चाहते हैं। जैसे कि नेट के पाठ्यक्रम पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि परीक्षा से पूर्व जरूरी जो विषय हैं, जरूरी इकाई हैं, उनको पूरा कर लिया जाए, जिससे जो फरवरी मार्च में परीक्षा होनी है उसके लिए तैयार हो जाएं। लेकिन ये इतने कम समय में पूरा होना तो संभव नहीं है। उसके लिए एक हम लोगों ने अपना मत स्थापित किया है इसी मंच के द्वारा कि प्रतिदिन रात्रि 8 बजे जुड़ करके हम पुराने प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे। रात्रि 8 बजे से लगभग 1 घंटे में 35 से 40 प्रश्न प्रतिदिन किया करेंगे। उससे एक तरफ से आदिकाल से लेकर के अब तक की रचना, जो भी जरूरी विषय रहे हैं, उन पर पुराने प्रश्न पत्रों में कैसे प्रश्न बने हैं उस पर चर्चा होगी। तो हम कम समय में अपने को आंक पाएंगे कि हम कितने पानी में हैं, अभी हमारी कहाँ कमियां रह रही हैं। तो उन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से एक तरह से आदि से लेकर के अब तक हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। और उसके अलावा बात करें तो हम कहाँ पर हमारी कमी है वो भी हमें पता चलेगी, और उस पर हम
काम करके परीक्षा में अच्छा परिणाम हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रतिदिन 4 बजे वो सीरीज़ तो हम लोगों के सामने चल रही है और हिंदी साहित्य या हिंदी पढ़ने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से उसे शुरू किया गया था, लगभग 1 महीने हो गए, हम लोग रीतिकाल पर चल रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोग वहाँ से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से जुड़िए। और उस पर हर रविवार को शाम 4 बजे प्रश्नोत्तरी भी होती है, जितना भी हम एक हफ्ते में पढ़ते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। इसके अलावा नेट की इकाई पर हमारे सभी सहपाठी जो भी हैं, 6-7 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही एक बेहतर परिणाम हम सबके सामने होगा कुछ ही समय बाद। तो आप सभी लोगों ने इतने धैर्य और इतने ध्यान से हमें सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।